नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकीय रण क्षेत्र। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह और मैं हूं पल्लवी सिंह। और आज हम बताएंगे किस तरीके से जो रुझान है इन्हीं 5 राज्यों में, जहां पे 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर किस तरीके की सत्ता की जो है किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। पल्लवी, काफी जो है आज जो है घड़ी आ ही गई है पल्लवी कि अब जल्द ही नतीजे सामने होंगे। नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन पल्लवी यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोविड-19 का प्रकोप भी लगातार जारी है, तो मुझे और आपको काफी इंतजार करना पड़ सकता है और उसके साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियों को भी इंतजार करना पड़ सकता है। और देश की जो जनता है, जिस तरीके से चाहे तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, असम की बात करें और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की बात करें, इन 5 राज्यों की जनता, पुडुचेरी की भी बात करें, राज्यों की जनता जो है उसकी तो निगाहें बनी हुई है कि क्या सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्या असम में बीजेपी चली जाएगी और इसके बाद कांग्रेस आ जाएगी, क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, 10 साल से जिस सीट पर ममता बनर्जी का शासन है क्या वहां पर अब बीजेपी आ जाएगी। जिस तरीके से एक भगवा लहर पल्लवी वहां पर चल चुकी है, तो सबकी नजर पश्चिम बंगाल में भी टिकी हुई है। इसके साथ साथ केरल में क्या 40 साल का परिवर्तन हो जाएगा। 40 साल से जिस तरीके से 1982 की बात करें पल्लवी, तो वहां से अभी तक सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट का ही शासन रहा है। अब लेफ्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्या वहां पर बीजेपी आ जाएगी, या फिर उत्तर प्रदेश के बाद पल्लवी जिस तरीके से राहुल गांधी केरल में सक्रिय हुए, वायनाड के तो सांसद भी हैं पल्लवी, देखा जा रहा है कि लगातार वो सक्रिय थे, कई रैलियां उन्होंने केरल में की हैं। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों की तुलना में राहुल गांधी सबसे ज्यादा सक्रिय पल्लवी केरल में थे। हाँ, ये बात दूसरी है पल्लवी कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में कुछ छिटपुट रैलियां जरूर की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने रैलियां भी रद्द कर दी थी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी लगातार पैर पसारती जा रही थी, तो सबसे पहले राहुल गांधी ने ही कहा कि हम रैलियां नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर बात करें तमिलनाडु की, अब तमिलनाडु में भी क्या सत्ता परिवर्तन हो जाएगा पल्लवी, देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि बड़ी समझदारी के साथ राहुल जो गांधी हैं उन्होंने अपने सोच समझकर जो है पांव पसारे हैं और पांव रखे हैं। अगर आप पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर भी वो अपना क्योंकि गढ़ साबित करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और इसके साथ ही उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी वो उस वक्त चुनावी रण में उतरे जब उन्हें पता है कि अब जहां जिन क्षेत्रों में चुनाव किए जाने थे वहां पर मुस्लिम समुदाय का दबदबा ज्यादा था। और इसी हिसाब से जो है कांग्रेस अपने जो कैंडिडेट्स हैं पल्लवी, आप देखेंगे उनकी जो सूची आई थी, जहां पर 89 कैंडिडेट्स की सूची जो है कांग्रेस की तरफ से जारी की गई थी, और अधिकतर जो है जो उम्मीदवार थे वो मुस्लिम पक्ष से ही थे। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रही हैं कि किस तरीके से समझदारी के साथ जो है कांग्रेस ने यहां पर अपना कदम रखा। और पल्लवी, इसी के साथ जिस तरीके से कोरोना महामारी भी लगातार चल रही थी, सरकारों पर कटाक्ष होने लगे थे कि रैलियां नहीं की जानी चाहिए, राहुल गांधी सबसे पहले निकलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि हम वहां पर रैली नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो यहां पर भी बच के निकल लिया और उन्होंने रैली ना करके भी अपने खाते में मतलब वोट कर लिए। पुडुचेरी में सरकार गिर गई थी कि अगर कांग्रेस की बात करें, मात्र सत्ता जब उनकी कंप्लीट हो रही थी कांग्रेस की पुडुचेरी में, तो मात्र 1.5 महीने पहले वहां पर सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद सीधे तौर पर देखा गया, और उसके बाद तो खैर इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान भी हो गया था। तो संभल के पैर वो भले ही चले, लेकिन उस तरीके से जैसा मैंने पहले ही कहा, केरल में जिस तरीके से सक्रिय हैं उस तरीके से कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं हो पाए। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने हैं, यानी कि 4 जो राज्य है उनके और एक केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं। अपने दर्शकों को हम यहां पर बताते चले कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो 294 सीटें वहां पर हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 292 सीटों पर ही आज नतीजे आएंगे, क्योंकि 292 सीटों पर ही मतदान हुआ था। यहां पर यह हुआ क्यों था, यह भी बताते चलें, क्योंकि उम्मीदवारों की मौत के कारण यहां चुनाव रद्द कर दिए गए थे। बंगाल की 2 सीटों शमशेरगंज और जंगीपुर का चुनाव नहीं हुआ था, जिसको देखते हुए 292 सीटों पर ही चुनाव हुआ था, मतदान हुए थे। और आज जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, 292 सीटों पर ही आज आपको बताते चले काउंटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी सक्रिय है। कांग्रेस की बात करें तो चुनाव से जब 2-3 चरण के मतदान हो चुके पश्चिम बंगाल में, उसके बाद कांग्रेस वहां पर सक्रिय हो चुकी थी, रैलियां की, राहुल गांधी की तरफ से भी बयानबाजियां तेज हो चुकी थी। लेकिन हाँ, 5 राज्यों में अगर सबसे ज्यादा सक्रिय कोई कांग्रेस अगर रही है 5 राज्यों में, तो सबसे ज्यादा सक्रिय रही वो केरल में। केरल में आपको बताते चले वायनाड में सांसद भी हैं राहुल गांधी, और इसके साथ साथ जिस तरीके से केरल में लगातार सक्रिय है राहुल गांधी, सबसे बड़ा सवाल यह है क्या इस बार केरल में सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, या फिर लेफ्ट का दबदबा कायम रहेगा केरल में। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की बात हम बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी होगी सरकार,
यह सबसे बड़ा सवाल है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था दहाई का आंकड़ा भी बीजेपी नहीं पार कर पाएगी, लेकिन आपको बताते चले जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, 292 सीटों पर मतदान हुआ था, 250 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। माना यह जा रहा था कि जिस तरीके से कोविड महामारी लगातार पैर पसारती जा रही थी, तो ऐसा हो सकता है कि रुझान जो है वो भी थोड़ा देरी से आए। चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी दी जाएगी वो भी थोड़ा देरी से दी जाएगी, क्योंकि कोविड की वजह से काउंटिंग में देरी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार रुझानों में बढ़ोतरी देखी गई। तमिलनाडु में आपको बताते चले डीएमके जो है, डीएमके प्लस की बात करें तो 31 सीटों पर चल रही है, और माफ करिएगा एडीएमके 32 सीटों पर चल रही है और डीएमके 61 सीटों पर चल रही है। यानी और अन्य का भी खाता तक नहीं खुला। ये रुझान है हम जो आपको बता रहे हैं। आपको बताते हैं असम में 126 सीटों पर चुनाव हुए थे, 106 सीटों के जो है रुझान सामने आ चुके हैं। असम में कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय है, क्योंकि यहां पर जो है आपको बताते चले असम में बीजेपी और कांग्रेस ही रैलियां करने के लिए चुनावी रणक्षेत्र में उतरे थे, और उसको देखते हुए लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से असम में रैलियां की गई थी, और उसके बाद आपको बताते चले बीजेपी भी लगातार सक्रिय थी। गृह मंत्री अमित शाह लगातार असम में सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति असम में भी असर रखती है। क्यों आपको बताते चले, इसी वजह से गृह मंत्री ने सीधे तौर पर पहले सीए के बारे में जिक्र किया था जाकर के असम में, और उसके बाद जिक्र किया था आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी जिक्र किया था उन्होंने। गृह मंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि जिस तरीके से लगातार मांग कर रही है पश्चिम बंगाल की जनता सीए को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो, और एनआरसी तो पश्चिम बंगाल में लागू है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एनआरसी और सीए के मुद्दे पर ही बीजेपी जो है वो राजकीय रणक्षेत्र, इस चुनावी रणक्षेत्र में उतरी अपना दबदबा कायम करने के लिए और अपनी किस्मत आजमाने के लिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से जो कभी छोटा भाई बन के उतरती थी तृणमूल कांग्रेस का, आज वो उसके सामने, आज उसकी प्रतिद्वंदी है। यानी कि बीजेपी और टीएमसी कभी एक दूसरे के साथ एक ही पाले में बैठकर चुनावी रण क्षेत्र में उतरते थे, और आज पूरी तरीके से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी लगातार तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है, और इवन तो आपको बता चले बीजेपी की पूरी नजर थी तृणमूल कांग्रेस के विधायकों पर, और एक के बाद एक करके शुभेंदु अधिकारी जैसे ही शामिल हुए पल्लवी, तो उसके बाद सीधे तौर पर देखा गया कि एक के बाद एक विधायक पल्लवी सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल होते चले गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखा गया पल्लवी कि शुभेंदु स्टार्टिंग से ही, मतलब चुनाव के स्टार्टिंग से ही, सालों पहले ही सीधे तौर पर दिलीप घोष तो वहां पर सक्रिय थे ही पल्लवी, और उसके बाद सारे विधायकों पर नजर थी तृणमूल कांग्रेस की। पल्लवी विडंबना यहाँ पर देखिए, जहां की जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी और टीएमसी पहले एक ही खेमे में थे, लेकिन अब ना वो सिर्फ एक दूसरे के आमने सामने है, बल्कि टीएमसी के भी कितने कद्दावर नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के खाते में आ गए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से सियासत बदली है, राजनीति बदली है, और पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरह की परिवर्तन का हवा तो पहले ही चल चुकी है पल्लवी। मतलब चुनाव के नतीजे भी नहीं आए, लेकिन परिवर्तन वहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पार्टी ही पलट गई, इसके साथ साथ टीएमसी ने भी हार नहीं मानी है, और इसके साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से भी कहा गया कि हमें फर्क नहीं पड़ता जो लोग यहां से गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने भी कई स्टार प्रचारक यहां पर उतारे, और स्टार्स का सहारा लेने की यहां पे कोशिश की गई है। तो पल्लवी ये देखिए कि किस तरीके से जो है टीएमसी को भी पता है कि जनता को रुझाने के लिए किस तरीके से और किस वक्त पर किस तरह का वार करना इस वक्त जरूरी रहेगा। और इसी के साथ ही ममता बनर्जी लगातार जिस तरीके से आपने देखा ही है कि उनके पैर में चोट लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद व्हील चेयर पर उन्होंने जो है रैलियां की हैं। और इसके साथ साथ अगर धर्म की बात की जाए तो धार्मिक भी एक धार्मिक मोड़ भी लिया इस पूरी सियासत ने। कुल मिला के देखा जाए पल्लवी, तो सीधे तौर पर साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया गया है इन चुनावी माहौल में। क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि उनके पैर में मोच आ गई थी, और उसके बाद उन्होंने व्हील चेयर पर जाकर के प्रचार प्रसार किया था। और इस बार पल्लवी जो देखा गया है, एकदम राम के नाम पर जिस तरीके से इस पूरे रण को जीतने की पल्लवी कोशिश की गई, वो भी अपने आप में बेहतरीन तस्वीरें थी अगर मैं कहूं तो। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक तरफ राम का नाम लेकर के जिस तरीके से सभी राज्यों में बीजेपी उतरती थी, देखने वाली बात ये थी कि एक तरफ श्री राम थे, एक तरफ दुर्गा माता थी, कभी काली माता थी, और चंडी पाठ भी किया गया पल्लवी। तो आप देख रही हैं कि सियासत में इस बार ईश्वर का भी प्रवेश हो चुका है, बिल्कुल धार्मिक हो चुकी है इस बार की ये सियासत टीएमसी की अगर देखी जाए पश्चिम बंगाल में। और इसके साथ ही पल्लवी मैं ये भी बताना चाहूंगी कि
देखिए आप मौका देखिए किस तरीके से लिया गया यहाँ पर। ममता बनर्जी पर भी बैन लगा दिया गया था 24 घंटे का, लेकिन उसके बावजूद वो अकेली, उन्होंने इस बैन को भी जो है एक अवसर में परिवर्तित कर लिया था। वो अकेली, आपने देखा होगा कि वो पेंटिंग्स बना रही थी और वो अकेली वहां पर बैठी रही कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, चुनाव आयोग पर कटाक्ष किए गए, सवाल उठाए गए। और ये पहली बार पल्लवी ऐसा देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसे लेकर सवाल उठाए गए, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पुदुचेरी की अगर बात कर लें, केरल की बात करें या फिर असम की बात अगर मैं करूं, तो चुनाव आयोग की भूमिका पर इस बार कई सवाल उठे हैं। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से भी जमकर कटाक्ष और जो हिदायत दी गई है, चेतावनी दी गई। एक बार पल्लवी अपने दर्शकों को रुझान बताए चलते हैं, क्योंकि लगातार तस्वीरें हम जरूर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन रुझान बताना भी बेहद जरूरी है। केरल में आपको बताते चले 140 सीटों पर पल्लवी इस बार मतदान हुआ था। उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में दर्ज हो चुकी थी और 12 सीटों, माफ करिएगा, केरल की हम बात कर रहे थे और केरल में आपको बताते हैं 140 सीटों पर मतदान हुआ था और लगातार समीकरण सामने आते जा रहे हैं। 67 सीटों पर एलडीएफ अभी रुझानों में फिलहाल पल्लवी आगे चल रही। यूडीएफ की बात करें तो 36 सीटों पर आगे चल रही है, मतलब 140 सीटों पर मतदान हुआ था और अभी 67 सीटों पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है वही पल्लवी आगे चल रही है। पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव हुआ, एनडीए प्लस जो है वो अभी आगे कहीं ना कहीं चढ़ती हुई नजर आई। मतलब पल्लवी, पुडुचेरी के रुझान जो अभी हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी, सरकार गिरी, कांग्रेस ने आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी की वजह से वहां पर सरकार गिरी। अब देखिए एनडीए प्लस एनडीए जो है उसको 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है पल्लवी, और जो यूपीए यानी कि जो कांग्रेस गठबंधन की जो पार्टियां वहां पर चुनावी मैदान में उतरी हैं वो मात्र 4 सीटों पर पल्लवी सिमटती हुई नजर आ रही हैं। असम के आंकड़े अपने दर्शकों को बताते चलते 126 सीटों पर वहां पर मतदान हुआ था, 110 सीटों को रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी 68 सीटों पर, यानी बीजेपी प्लस जो है असम में वो 68 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस प्लस 39 सीटों पर आगे चल रही है। असम में आपको यहां पर अपने दर्शकों को बताते चले कि लगातार बीजेपी और कांग्रेस ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी पार्टियां देखी जा रही हैं और एक दूसरे के सामने यही 2 पार्टियां हैं जिनमें कट्टर का मुकाबला देखा जा रहा है। अन्य 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। आपको बताते चले तो ये अभी कुल 110 सीटों का समीकरण सामने आ चुका है। तमिलनाडु लिए चलते हैं आपको, एडीएमके जो है वो 41 सीटों पर अभी रुझानों में बनी हुई है। डीएमके की बात करें तो 88 सीटों पर वो बनी हुई है डीएमके, यानी 234 सीटों पर वहां पर मतदान हुआ था। 131 सीटों के जो है वो रुझान फिलहाल के लिए सामने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि सभी की निगाहें अभी पश्चिम बंगाल पर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में आपको बताते चले कि 292 सीटों पर मतदान हुआ था पल्लवी, 294 सीटें पश्चिम बंगाल में, लेकिन 2 सीटों पर क्योंकि उम्मीदवारों की मृत्यु हो गई थी तो इस वजह से 2 सीटों पर दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है कि मतदान नहीं हुआ था। इस वजह से 292 सीटों पर मतदान हुआ था। 292 सीटों का ही जो काउंटिंग है वो 292 सीटों की आज पश्चिम बंगाल में हो रही है, जिसमें से 255 सीटों का जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। टीएमसी 129 सीटों पर है और बीजेपी प्लस यानी कि सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस जो है वो 129 सीटों पर चल रही है और बीजेपी प्लस यानी कि गठबंधन की वहां पर पार्टियां हैं बीजेपी की वो 120 सीटों पर चल रही हैं। और लेफ्ट अभी यानी लेफ्ट का जो सुपड़ा साफ किया था एक टाइम पे टीएमसी ने, वो मात्र 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट का सुपड़ा साफ करके पल्लवी टीएमसी जो थी टीएमसी ने जीत हासिल की थी। जो घर कहा जाता था एक बार पश्चिम बंगाल लेफ्ट का, उसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया था टीएमसी की तरफ से। अभी टीएमसी पल्लवी देखिए रुझान लगातार बदलते जा रहे हैं। 130 सीटों पर टीएमसी आगे निकलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी 119 सीटों पर। लेकिन पल्लवी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ अभी रुझान है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये रुझान है। परिणाम क्या होंगे वो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे चुनाव आयोग की तरफ से उनकी वेबसाइट पर लगातार जो जानकारी सामने आती जा रही है रुझानों के लेकर के अपने दर्शकों को हम बताते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 109 सीटों पर टीएमसी आपको बताते चले, बीजेपी 117 सीटों पर, टीएमसी जो 134 सीटों पर अभी फिलहाल के लिए आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में 257 सीटों का जो समीकरण जो रुझान है वो फिलहाल के लिए आगे आ चुके हैं। मतलब पल्लवी देखिए हम लोग क्या सोच रहे थे पल्लवी, जैसा कि हमने पहले भी जब अपने दर्शकों से हमने बात की तो हमने बताया उन्हें कि किस तरीके से हो सकता है कि रुझान भी लेट आए, हो सकता है कि काउंटिंग भी लेट हो। क्यों? क्योंकि कोविड के सारे नियमों का पालन करते इस वक्त बहुत जिम्मेदारियां हैं चुनाव आयोग के ऊपर भी पल्लवी, तो हो सकता है कि लेट हो जाए। लेकिन देखिए रुझान तो पल्लवी कुछ और ही कह रहे हैं। लेकिन पल्लवी मैं आपको अपडेट करना चाहूंगी कि अभी देखा गया है कि पश्चिम बंगाल के एक वोटिंग काउंटर पर जो एक अधिकारी थे वो बेहोश हो गए थे।
तो पल्लवी देख रहे हैं प्रेशर कुछ ज्यादा है, और इसके साथ ही पीपीई किट क्यों के अनिवार्य कर दिया। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है और वो घुटन की वजह से भी इस वक्त तकलीफ बहुत ज्यादा है। प्रेशर अगर अब अधिकारियों की भी बात करी जाए, जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा है, और इसके साथ साथ चुनाव आयोग पर भी काफी ज्यादा इस वक्त का प्रेशर बना हुआ है कि किस तरीके से जो ये वोटिंग है उसको सही तरीके से और आसानी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से खत्म किया जा सके। और इस तरीके से रुझानों की अगर मैं बात करूं तो पल्लवी आप लगातार देखिए तृणमूल कांग्रेस जो है और बीजेपी दोनों के बीच कांटे की टक्कर है आज। और अभी जो रुझान देखने को मिल रहे हैं 136 सीटों पर जो है तृणमूल कांग्रेस जो है आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है, और इसके साथ ही बीजेपी भी ज्यादा दूर नहीं है, 116 सीटों पर है अभी फिलहाल। लेकिन ये सिर्फ रुझान है पल्लवी, तो देखना ये होगा क्योंकि काफी जो है कांटे की टक्कर चल रही है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और इस वक्त के जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, हालांकि जो वोटिंग है, जो काउंटिंग है, उसकी गति थोड़ा धीरे है, लेकिन इसके साथ साथ जो है लगातार जो है वोटिंग की जा रही है, जो काउंटिंग है, जो काउंटिंग की जा रही है। अपने दर्शकों को बताते चले तमिलनाडु में यहाँ पर अन्ना द्रमुक जो है वो 23 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आंकड़े लगातार दिखाते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, सबसे बड़ी बात यही है, क्या दीदी हैट्रिक लगा जाएंगी। यानी 10 साल से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बैठी हुई है, और उसके बाद आपको बताते चले क्या हैट्रिक लगा पाएंगी ममता बनर्जी। यानी 15 साल और 5 साल और अगर मुख्यमंत्री बन जाती है ममता बनर्जी तो 2024 में प्रधानमंत्री की रेस में भी ममता बनर्जी आ जाएंगी। क्योंकि सीधे तौर पर देखा गया था कि जब रैलियां हो रही थी तो ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए भैया मैं सीधे तौर पर 2024 में चुनौती दूंगी आकर के नरेंद्र मोदी, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं अभी, उन्हें दूंगी आकर के, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो सत्ता में बनाने नहीं दूंगी, लेकिन जिस तरीके से ये बाहरी लोग पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं सत्ता हथियाने के लिए, तो मैं इन्हें चुनौती दूंगी आकर के इन्हीं के क्षेत्र में। और चुनाव कहां से लड़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी बनारस से जाकर के, यानी जो संसदीय क्षेत्र है आपको बताते चले प्रधानमंत्री जी का, वहीं से ममता बनर्जी ने चुनावी हुंकार अभी से भर दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक दूसरे के गढ़ में जाके सेंधमारी करने की कोशिश है जो की जा रही है, कहीं ना कहीं साख का सवाल जो है ये बनाया जा रहा है, और एक नई तरह की राजनीति जो है देखने को मिल रही है पल्लवी। ये जो साल है काफी अहम रहा है पल्लवी। और देखिए आप देखिए कि जो ममता बनर्जी है नंदीग्राम से जो लड़ने वाली थी, लेकिन अब उन्होंने भी बीजेपी की तरफ से, जैसे कि मोदी जी का चेहरा सबसे आम है, सबसे खास है, अब क्योंकि उन्हें ही टारगेट करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये जो विधानसभा चुनाव पश्चिम अपने बंगाल में किए दर्शकों गए को हैं, पल्लवी में बताते चलो कि पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरी हैं। भवानीपुर से वो चुनावी मैदान में पहले उतरती थी, यानी कि 2 बार से आपको बताते चले वो भवानीपुर से वहां से लड़ रही थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से उनके प्रतिद्वंदी, मतलब कभी किसी जमाने में पल्लवी हाथ में हाथ लेकर के चुनावी नारा बुलंद करते थे ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे से, और कहते थे कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी का शासन कभी जाने नहीं देंगे। लेकिन इस बार जो है तस्वीरें बदल चुकी हैं। नंदीग्राम से आपको बताते चलें, नंदीग्राम से आपको बताते चले इस बार टीएमसी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। तो किसकी बनेगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में 292 सीटों पर चुनाव हुआ था, 261 सीटें आ चुकी हैं। पल पल की अपडेट पल्लवी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, पल पल की जानकारी। 5 राज्यों के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो चुनाव हुए थे, मतदान हुए थे, उसकी पल पल की अपडेट राजकीय रणक्षेत्र के जरिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक की यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर तमाम जानकारी आपके अपने चैनल पर।